Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. In this video, I will tell you how to prepare accounts in the books of head office to calculate profit or loss of particular branch according to stock and debtor system. In last videos, we have discussed debtor system. लेकिन इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के बारे में बताऊंगी कि अगर आप स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का यूज़ करते हैं तो हेड ऑफिस की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं और ताकि आप ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकें। हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स कॉस्ट पे भी सेंड करती है, कॉस्ट प्राइस पर भी, और हेड ऑफिस ब्रांच को जो गुड्स सेंड करती है वो कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट ऐड ऑन करके भी करती है। तो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड करती है कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड ऑन करके, और वी कैन से सेलिंग प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर और इनवॉइस प्राइस पर, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अकाउंटिंग करने के दो मेथड्स हैं। या तो अकाउंटिंग आप कर सकते हो एट इनवॉइस प्राइस पे, और आप कर सकते हो अकाउंटिंग एट कॉस्ट प्राइस पर भी। तो पहले हम लर्न करते हैं कि अगर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड सेंड करती है एट इनवॉइस प्राइस पर और कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड ऑन करके, तो उसकी अकाउंटिंग भी हम इनवॉइस प्राइस पर ही करें तो कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो इस सिस्टम को लर्न करने के लिए, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम को लर्न करने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, दैट इज़ रिटर्न मेसर्स ब्राइट एंड कंपनी चेन्नई हैज़ अ ब्रांच एट मुंबई। चेन्नई में हेड ऑफिस है ब्राइट एंड कंपनी का और उसकी ब्रांच है मुंबई में, और वो गुड सेंड करती है अपनी ब्रांच को कॉस्ट में 25% प्रॉफिट ऐड ऑन करके। और ब्रांच जो गुड सेल कर रही है दैट इज़ कैश ऑन क्रेडिट बेसिस पर, और ब्रांच जितने भी एक्सपेंसेस करता है वो खुद ही अपने पास जो कलेक्टेड उसकी कैश है, जैसे कलेक्टेड कैश कहाँ से आएगी, या तो कैश सेल्स करेगी ब्रांच, या जो गुड्स वो क्रेडिट बेसिस पे भी सेल कर रही है तो डेटर से जितना कैश कलेक्ट होगा उसमें से अपने एक्सपेंसेस मीट करके रेस्ट ऑफ दी बैलेंस वो किसको पे आउट करेगी, हेड ऑफिस को रेमिट कर देगी रेस्ट ऑफ दी बैलेंस। तो इसमें हेड ऑफिस ब्रांच के एक्सपेंसेस पे आउट करने के लिए कैश सेंड नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, ब्रांच अपने खर्चे खुद ही मीट कर रहा है फ्रॉम द कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स। और हमें सारे नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस अकॉर्डिंग टू स्टॉक एंड डेटर मेथड। और फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस आर गिवन। फर्स्ट वन इज ओपनिंग स्टॉक जो कॉस्ट पर गिवन है, ओपनिंग डेटर्स आर गिवन, ओपनिंग बैंक बैलेंस आर गिवन। बैंक बैलेंस कौन सा है, जो ब्रांच के पास बैंक बैलेंस है वो आपको ओपनिंग बैलेंस उसका गिवन है। Goods sent to branch at cost is also given. Goods returned by branch to head office at cost is given. Another informations are cash sales, credit sales, goods returned by the customers, check receipts from the credit customers, discount, bad debts, cash remitted to head office by the branch, expenses paid by the branch, salaries and wages and miscellaneous expenses, rent rates and insurance paid by the head office, and closing balances are given of branch stock at cost। और branch debtors और branch बैंक का हमें closing balance निकालना है। जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को गुड सेंड करता है कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड ऑन करके, तो उसकी जो अकाउंटिंग एंट्रीज़ हैं आप एट इनवॉइस प्राइस पे भी कर सकते हो और अकाउंटिंग एंट्रीज़ कॉस्ट प्राइस पे भी हो सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगर आप अकाउंटिंग एंट्रीज़ इनवॉइस प्राइस पे ही करते हैं तो कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन होंगे और उनमें एंट्रीज़ किस हिसाब से होंगी। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगी जिसमें हम इसी क्वेश्चन को अनदर मेथड से करेंगे। होगा तो वो स्टॉक एंड डेटर मेथड ही, बट उसमें अकाउंटिंग एंट्रीज़ की जाएंगी कॉस्ट प्राइस पर। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन जिसमें हम अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे हैं एट इनवॉइस प्राइस। सबसे पहले हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस मेसर्स ब्राइट एंड कंपनी। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड में वो आइटम्स आती हैं जिससे ब्रांच के गोडाउन में स्टॉक इंक्रीज होता है, और क्रेडिट में वो आइटम्स आती हैं जिससे ब्रांच के गोडाउन में स्टॉक डिक्रीज होता है।
तो देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस ब्रांच का हमें बता रखा है कॉस्ट दैट इज़ 9,000 रुपीज़, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ध्यान रखना है जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज इनवॉइस प्राइस पे कर रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच एंड गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस, ये चारों आइटम्स इनवॉइस प्राइस पे होनी चाहिए। इवन कि नॉर्मल वेस्टेज या स्पॉइलेज भी होती है तो वो भी आपकी इनवॉइस प्राइस पे होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे हैं इनवॉइस प्राइस पे। दैट मीन्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड ऑन करके ही सेंड किया हेड ऑफिस ने ब्रांच को, तो हम अकाउंटिंग भी उसकी इनवॉइस प्राइस पे ही कर रहे हैं कि जिस पे उसने गुड्स सेंड किए हैं वही प्राइस लिखेंगे हम। तो ध्यान रखना है जब भी हम एंट्रीज इनवॉइस प्राइस पे करना चाहते हैं तो हमारा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस पे होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, ओपनिंग स्टॉक 9,000 रुपीज़ एट कॉस्ट दे रखा है और हमें इसको इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट कराने के लिए 9,000 हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारी कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा 25, दैट मीन्स इनवॉइस प्राइस कितना होगा 125। अब 9,000 रुपीज़ कॉस्ट है तो कॉस्ट उसके बेस में हम उसका बेस रखेंगे उसके डिवाइड में, दैट मीन्स 9,000 कॉस्ट है और कॉस्ट हमने अभी क्या अज्यूम की थी 100, तो इसके बेस में हमने 100 रख दिया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इनवॉइस प्राइस। तो जो आपको फाइंड आउट करना है वो आप मल्टीप्लिकेशन में रखोगे। तो हमने फाइंड आउट करना है इनवॉइस प्राइस, तो मल्टीप्लाई में हमने रख दिया 125। 9,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 125 करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 11,250। इनवॉइस प्राइस में हमने लिख दिया है। ध्यान रखना है जब भी हम ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे लिखते हैं, क्योंकि देखो हेड ऑफिस ब्रांच को जो गुड सेंड कर रहा है इनवॉइस प्राइस पे कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड ऑन करके, ये प्रॉफिट जो वो लिख रहा है दैट इज़ नॉट द रियल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि प्रॉफिट तब होगा रियल जब आप आउटसाइडर वर्ल्ड को गुड्स सेल आउट करोगे। अभी हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड जो किए हैं वो सेल करने के लिए सेंड किए हैं, तो वो बिजनेस की रियल सेल नहीं है। तो इसमें जो भी प्रॉफिट इंक्लूड होता है ओपनिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में और गुड्स सेंड टू ब्रांच में या गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच में, ये रियल प्रॉफिट नहीं होता है बिजनेस का। इसे हम अनरियलाइज प्रॉफिट कहते हैं और ये अनरियलाइज प्रॉफिट कहीं ना कहीं हमें डिलीट करना है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूड होता है उसे हम माइनस करने के लिए हम एक स्टॉक रिजर्व अकाउंट ओपन करते हैं। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का जो भी प्रॉफिट उसमें इंक्लूड होगा दैट इज़ कॉल्ड अनरियलाइज प्रॉफिट, क्योंकि हमेशा हमें लिखने तो चाहिए थे कॉस्ट पे ही, लेकिन अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड सेंड किए हैं कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड ऑन करके, तो ये प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट होता है, दैट शुड बी डिलीटेड। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में से प्रॉफिट डिलीट करने के लिए हम स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्टॉक रिजर्व। तो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट अगर आपने डिलीट करना है, यहाँ आप डेबिट में लिखते हो ओपनिंग स्टॉक, तो उसका प्रॉफिट अगर डिलीट करना है तो हम स्टॉक रिजर्व में क्रेडिट में लिखेंगे विद द सेम नेम बाय बैलेंस BD। अब कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, आप इसको 2 काइंड्स ऑफ कर सकते हो। एक तो क्या करो, 11,250 इनवॉइस प्राइस है, 9,000 कॉस्ट है, तो माइनस करके प्रॉफिट आ जाएगा 2,250। या क्या करो, 11,250 इनवॉइस प्राइस है तो डिवाइड में आप उसका बेस रख सकते हो। इनवॉइस प्राइस का बेस क्या था 125 रख दिया। फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉफिट कितना है 25, तो वो मल्टीप्लाई में रख देंगे, तो तब भी आपका प्रॉफिट इसमें आ जाएगा 2,250। इनडायरेक्टली हम कर कॉस्ट में ही रहे हैं बट इसकी एंट्रीज मेड किस में हो रही है, इनवॉइस प्राइस पे लिखी जा रही है, लेकिन इनडायरेक्टली कॉस्ट ही कैलकुलेट हो रही है। अब ये जो भी प्रॉफिट होता है ओपनिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में, ये किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। जब भी आप गुड सेंड करता है हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड ऑन करके, तो हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए उस ब्रांच का ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं।
ओके। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में कोई भी प्रॉफिट और लॉस होगा या कोई भी नॉर्मल स्पॉइलेज या नॉर्मल वेस्टेज होगी बिजनेस में, वो आपकी किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो ये देखिए, इसको हमने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया, दैट इज़ 2250 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में कौन सी आइटम दे रखी है, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। तो अब हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हमने डेबिट में लिख दिया है। मैं एक एक आइटम रीड करके आपको बताती जाऊंगी कि हर एक आइटम कहाँ कहाँ आएगी। तो डेटर्स ध्यान रखने, अगर डेटर्स इंक्रीज़ होंगे, इंक्रीज़ कब होते हैं डेटर्स, जब आप क्रेडिट सेल्स करते हो तब डेबिट में आएगा। डेटर्स डिक्रीज़ कब होते हैं, जब डेटर्स से हमें कलेक्शन मिल जाती है कैश में, या डेटर्स हमें गुड्स रिटर्न कर देते हैं, या डेटर्स को हम डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं, या कोई अलाउंस दे देते हैं, या डेटर्स को हमें कोई डेटर्स इंसॉल्वेंट हो गए, बैड डेट्स हो गया, तो उससे डेटर्स डिक्रीज होंगे, कम्स अंडर द क्रेडिट साइड। तो अभी डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो हमने यहाँ लिख दिया टू बैलेंस BD 3000 रुपीज़। क्लियर। अब नेक्स्ट आइटम रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखी है। नेक्स्ट आइटम क्वेश्चन में है दैट इज़ बैंक बैलेंस। ब्रांच के पास स्टार्टिंग में कितना बैंक बैलेंस पड़ा था। वैसे हम ब्रांच बैंक अकाउंट नहीं बनाते हैं जनरली, क्योंकि हेड ऑफिस ब्रांच को हर खर्चे के लिए कैश सेंड कर देता है। जो भी खर्चा होता है ब्रांच का, हेड ऑफिस ब्रांच को सेंड कर देता है, तो हम ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट ही बनाते हैं। बट इसमें एक अनदर अकाउंट और बनेगा, दैट इज़ ब्रांच बैंक अकाउंट। वाई, एक तो हमें ब्रांच बैंक अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस पूछा भी हुआ है, एक तो ये रीज़न है। सेकंड रीज़न है ब्रांच बैंक अकाउंट बनाने का, क्योंकि ब्रांच अपने खर्चे खुद मीट कर रहा है फ्रॉम दी कैश सेल्स एंड कैश कलेक्टेड फ्रॉम दी डेटर्स। जब ब्रांच अपने खर्चे खुद मीट कर रहा है तो कहाँ से मीट करेगा, जो से कैश सेल्स होगी या कैश उसे डेटर से जो कलेक्ट होगी उन्हीं से मीट करेगा। और ओपनिंग बैलेंस भी उसके पास पड़ा है कैश का, तो उसने कितना बैलेंस हेड ऑफिस को सेंड किया है और कितना उसके पास रिमेनिंग पड़ा है, तो ये सारा जानने के लिए हमें एक अनदर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ब्रांच बैंक अकाउंट। तो ध्यान रखना है, जनरली हम क्वेश्चंस में ब्रांच बैंक अकाउंट नहीं बनाते हैं, बट इस क्वेश्चन में एक अनदर अकाउंट क्यों बन रहा है ब्रांच बैंक अकाउंट, क्योंकि ब्रांच अपने खर्चे खुद मीट कर रहा है और ब्रांच के बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है। तो लेट्स सी कैसे बनाना है। ये देखिए ब्रांच बैंक अकाउंट, इसमें भी वही सिस्टम है कि अगर ब्रांच के बैंक अकाउंट में कैश इंक्रीज होता है तो डेबिट में आएगा, कैश डिक्रीज होता है तो क्रेडिट में। तो लेट्स सी कैसे कैसे इंक्रीज होगा। अभी ओपनिंग बैलेंस गिवन है, सो वी राइट हियर टू बैलेंस BD 2800, तो हमने यहाँ इसके डेबिट में पुट कर दिया। क्लियर। नाउ हम नेक्स्ट आइटम देखते हैं कौन सी दे रखी है क्वेश्चन में। नेक्स्ट आइटम इज गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट। गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड किए तो ब्रांच के गोडाउन में स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, सो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के हम डेबिट में लिखेंगे। बट मैंने पहले भी बताया था, अगर ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स सेंड कर रहा है एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे और हम एंट्रीज भी इनवॉइस प्राइस पे कर रहे हैं, तो ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू द हेड ऑफिस एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये चारों आइटम इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड होंगी। लेकिन इसकी हमें कॉस्ट दे रखी है, दैट इज़ 18,000 रुपीज़, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द इनवॉइस प्राइस। कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइडेड बाय कॉस्ट के डिवाइड में कॉस्ट का बेस दैट इज़ 100, क्या फाइंड आउट करना है, इनवॉइस प्राइस दैट इज़ 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गॉट द इनवॉइस प्राइस दैट इज़ 22,500। साथ में ही हम गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट भी इसका एक बनाते हैं, तो साथ में इसकी एंट्री भी पोस्ट कर देते हैं। जो भी एंट्री दो अकाउंट को इफ़ेक्ट करेगी मैं साथ साथ उसकी पोस्टिंग करती जाऊंगी ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए। यहाँ आपने डेबिट में लिखा है, तो जब आप गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो इसके आप
क्रेडिट में मेंशन करेंगे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 22,500 लाइक दिस। अब गुड्स सेंट टू ब्रांच में भी तो प्रॉफिट इंक्लूड है, उसका प्रॉफिट भी ब्रांच एडजस्टमेंट में ही जाएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूड होता है वो हम स्टॉक रिजर्व में डालते हैं, लेकिन गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस में जो अगर कोई प्रॉफिट इंक्लूड है वो जाएगा तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ही, लेकिन गुड्स सेंट टू ब्रांच में उसकी एंट्री होगी। तो देखो इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, वो इसके अपोजिट में हमने यहाँ लिख दिया प्रॉफिट को डिलीट करने के लिए, क्योंकि इनडायरेक्टली वो एंट्रीज हो कॉस्ट पे ही रही हैं, बट हमें रिकॉर्ड करनी है इनवॉइस प्राइस में, लेकिन उसका प्रॉफिट तो हमें इसका डिलीट करना ही होगा क्योंकि ये अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो इसका प्रॉफिट डिलीट करने के लिए हमने अपोजिट में लिख दिया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो 18,000 उसकी कॉस्ट थी, 22,500 उसका क्या है इनवॉइस प्राइस। तो 22,500 माइनस 18,000 4,500 प्रॉफिट हमने यहाँ लिख दिया। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो और सेम मेथड भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 22,500 इज़ द इनवॉइस प्राइस, उसके डिवाइड में उसका बेस रखा 125 और जो निकालना है प्रॉफिट 25 मल्टीप्लाई में रखा तब भी ये 4,500 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इसमें क्या आइटम है क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट है ट्रांजैक्शंस गुड्स रिटर्न्ड बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस एट कॉस्ट। अब हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर दिए हैं ब्रांच ने। हेड ऑफिस अगर गुड्स रिटर्न ब्रांच अगर हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर देता है तो ब्रांच के गोडाउन में स्टॉक कम हो जाएगा। तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, स्टॉक के क्रेडिट में, ये स्टॉक कम हो रहा है ब्रांच के गोडाउन में। तो लेकिन इसको भी हमें इनवॉइस प्राइस पे ही लिखना है और हमें कॉस्ट दे रखी है दैट इज़ 360। तो इसे हम इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करेंगे तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100, बेस उसका 100 है और निकालना हमने क्या है इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस का बेस हम मल्टीप्लाई में रखेंगे 125, तो इसका इनवॉइस प्राइस आ गया 450। ठीक है। और गुड्स सेंट टू ब्रांच में भी, क्योंकि जब गुड्स रिटर्न होते हैं बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस, लेकिन नेम हम सेम ही लिखते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच, सेम ही आता है। जो गुड्स सेंट टू ब्रांच में आता है वही रिटर्न बाय ब्रांच में भी आता है। तो नेक्स्ट हम गुड्स सेंट टू ब्रांच में भी इसकी एंट्री कर देते हैं। उधर क्रेडिट में आया है, इधर हम डेबिट में लिख देंगे दैट इज़ टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 450 और इसका जो प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है अनरियलाइज प्रॉफिट दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसफर टू एडजस्टमेंट अकाउंट। अपोजिट में हम लिख देंगे डिलीट करने के लिए बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। 450 माइनस 360 करेंगे तब भी 90 रुपीज़ इसका प्रॉफिट आ जाएगा। और चाहो तो आप इस मेथड से भी लिख सकते हो कि 450 है आपका इनवॉइस प्राइस डिवाइडेड बाय इनवॉइस प्राइस का बेस 125 और इनटू 25 प्रॉफिट का बेस हम लिख देंगे, तब भी प्रॉफिट निकल जाएगा 90 रुपीज़। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में दो ही आइटम्स आती हैं, एक तो गुड्स सेंट टू ब्रांच और एक आती है गुड्स रिटर्न्ड बाय द ब्रांच। और इसका जो भी बैलेंस होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है और परचेज अकाउंट में भी ट्रांसफ़र होता है। तो दोनों में से आप किसी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मैंने यहाँ क्रेडिट का टोटल किया तो टोटल आ जाएगा 22,590 और ये दोनों आइटम हम माइनस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा 17,640 दैट इज़ ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट और परचेज अकाउंट। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन है दैट इज़ कैश सेल्स पेड इनटू बैंक। कैश सेल्स का मतलब है चाहे सेल कैश में हो चाहे सेल क्रेडिट बेसिस पे हो, दोनों ही केसेस में क्या होगा गुड्स गोडाउन से बाहर चले जाएंगे ब्रांच के, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में शो होगा। पहले हम क्या करते थे, अगर कैश सेल्स होती थी तो बाय कैश, क्योंकि वो डायरेक्टली हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में जमा हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, अगर कैश सेल्स हो रही है तो वो ब्रांच के बैंक अकाउंट में जा रही है, क्योंकि ब्रांच अपने पास कैश सेल्स कलेक्ट करता है और जो भी डेटर से पैसा कलेक्ट करता है कैश में वो अपने पास रखता है, उसमें से अपने एक्सपेंसेस मीट करके और रेस्ट ऑफ द बैलेंस वो सेंड करता है हेड ऑफिस को। तो अगर ब्रांच बैंक अकाउंट हम नहीं बना रहे होते
तो हम कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स और कैश सेल्स दोनों में ही क्या लिखते हैं, बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट। लेकिन अब हम दोनों में क्या लिखेंगे, बाय ब्रांच बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि ब्रांच के बैंक अकाउंट में जा रहा है, डायरेक्टली हेड ऑफिस के पास कैश नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ पे हमने ब्रांच बैंक अकाउंट लिख दिया। कैश सेल्स हमारी हो रही थी 4800 की। अब क्रेडिट सेल्स भी हो रही है। क्रेडिट सेल से गुड्स तो गोडाउन से बाहर चले जाते हैं, बट डेटर्स हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। क्रेडिट सेल होती है तो हम यहाँ लिख देंगे बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट 24,000 रुपीज़। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में इसकी पोस्टिंग होगी। अब ब्रांच डेटर्स हमने कहाँ लिखा है, ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में, तो इधर डेबिट में आएगा, क्योंकि जब क्रेडिट सेल होती है तो डेटर इंक्रीज़ होते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था डेटर इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट में आएंगे। तो क्रेडिट सेल्स यहाँ रिवर्सल नेम से ही आएगी। रिवर्सल स्टॉक आपका अकाउंट क्या था, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो यहाँ पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट के नाम से आ जाएगा 24,000 रुपीज़। डेटर्स अकाउंट में हम स्टॉक अकाउंट लिखेंगे और स्टॉक अकाउंट में डेटर्स अकाउंट, अपोजिट नेम आता है। फिर इसी की तरह हमें सेल रिटर्न क्वेश्चन में दे रखी है। सेल रिटर्न होती है रिटर्न बाय द कस्टमर। तो जब सेल रिटर्न होती है तो सेल रिटर्न से ब्रांच के गोडाउन में माल वापस से इंक्रीज़ हो जाता है, स्टॉक इंक्रीज़ हो जाता है, तो डेबिट में आएगा स्टॉक अकाउंट में। तो सेल रिटर्न से आपके डेटर्स डिक्रीज़ हो जाएंगे बट स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा, तो स्टॉक के डेबिट में और डेटर्स के क्रेडिट में शो होगा। 180 रुपीज़ का ये सेल रिटर्न थी, ये हमने स्टॉक अकाउंट के डेबिट में लिख दिया ब्रांच डेटर्स अकाउंट। और ब्रांच डेटर्स में हम यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि डेटर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं बाय द सेल रिटर्न बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 180। क्लियर? आगे देखते हैं और क्या ट्रांजैक्शंस हमें दे रखी हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है बच्चे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दी क्रेडिट कस्टमर्स। कस्टमर्स से हमें चेक रिसीव हुए हैं। कस्टमर्स ने अगर हमें पेमेंट दे दी है तो वो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में शो होगा। पहले हम लिखते थे बाय बैंक अकाउंट और बाय कैश अकाउंट, लेकिन अब कोई भी कैश कलेक्ट हो रही है फ्रॉम द डेटर्स, वो हेड ऑफिस के पास कैश डायरेक्टली ना पहुंचकर ब्रांच के बैंक अकाउंट में जाती है और ब्रांच अपने खर्चे मीट करके रेस्ट ऑफ द बैलेंस सेंड करता है हेड ऑफिस को। इसलिए हम कैश अकाउंट बैंक अकाउंट की जगह पर आज हम क्या लिखेंगे, ब्रांच बैंक अकाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, दैट इज़ 25,000 रुपीज़। और ब्रांच बैंक अकाउंट में भी इन दोनों की हम एंट्रीज करेंगे, कैश सेल्स की और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स की, लाइक दिस। आई विल शो यू। ये देखिए, वहाँ पे वो क्रेडिट में शो हुआ था, इधर हम देखो डेबिट में शो कर रहे हैं। कैश सेल्स ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखा था, इसलिए ब्रांच स्टॉक का नाम लिखा है, और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स हमने डेटर्स अकाउंट में लिखा था, तो इसलिए हम डेटर्स अकाउंट यहाँ पोस्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि जो अकाउंट हम बनाते हैं उसमें उसी का नेम नहीं लिखते, उसके रिवर्सल अकाउंट का नेम लिखा जाता है। क्लियर? कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स मैंने आई थिंक पहले 25,000 बोला था, ये दैट इज़ 22,000 हियर, 22,000 यस। नेक्स्ट अब हम ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। देयर इज़ रिटर्न डिस्काउंट एंड बैड डेट्स। कोई भी अलाउंस, कोई भी डिस्काउंट अगर हम अलाउ करते हैं डेटर्स को या बैड डेट्स रिटर्न ऑफ होता है, दीज आर एक्सपेंसेस बट दीज आर नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स। तो ये ब्रांच एक्सपेंसेस ही होते हैं। ब्रांच एक्सपेंसेस हेड में ही हम लिखेंगे, डेटर्स अकाउंट में भी लिखते हैं क्योंकि ये डेटर से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, और 21 हेड के अंदर जाते हैं ब्रांच एक्सपेंसेस हेड में। तो ब्रांच एक्सपेंसेस में हमने डिस्काउंट एंड बैड डेट्स दोनों इनर कॉलम में हम लिखकर बाहर इसका टोटल कर देंगे। 440 प्लस 260 इज इक्वल्स टू 440 प्लस 260 इज इक्वल्स टू 700। तो ये हमने 700 यहाँ पे मेंशन कर दिया है। क्लियर? अब इसके बाद हम डेटर्स का देखो, डेबिट साइड का टोटल करेंगे 27,000, और ये तीनों आइटम माइनस करके हमारा इसका क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा बाय बैलेंस CD 4,120 रुपीज़। ये हमने क्लोजिंग डेटर्स निकाल लिए हैं।
अब ब्रांच एक्सपेंसेस हमने लिखा है तो एक हम ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट भी बनाते हैं। दैट इज़ ब्रांच एक्सपेंसेस में सबसे पहले डेटर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस थे वहाँ हमने क्रेडिट में लिखे थे, यहाँ हम डेबिट में लिखेंगे अपोजिट साइड में। और रिवर्सल अकाउंट क्या था, डेटर्स में आए थे ये, तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट डिस्काउंट 440 और बैड डेट्स 260 इज इक्वल्स टू 700 आप आउटर कॉलम में लिख देंगे। क्लियर? ये साथ साथ हम पोस्टिंग करते जाएंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए कौन सी है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कैश रेमिटेड टू एचओ बाय ब्रांच। ब्रांच ने हेड ऑफिस को कुछ कैश सेंड की है। अब वो कैश जो भी सेंड करेगा अपने एक्सपेंसेस मीट करने के बाद ही कैश सेंड करेगा। तो ब्रांच बैंक अकाउंट में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब कितने ब्रांच उसने एक्सपेंसेस किए हैं वो भी हमें देखेंगे, नीचे उसने दे रखे हैं ट्रांजैक्शन में, बट हमने पहले ये लिख दिया कि बाय कैश, कि उसने हेड ऑफिस को कितना कैश सेंड किया है। दैट इज़ 25,000 रुपीज़ उसने कैश सेंड किया है। और टोटल उसके पास देखो कैश कितना पड़ा था, ओपनिंग बैलेंस में 2800 थे। फिर उसके पास कैश सेल्स हुई 4800 की। फिर उसके पास कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स आया 22,000। सो टोटल ब्रांच हैज़ 29,600 कैश उसके पास पड़ा था। और उसने हेड ऑफिस को कैश कितना सेंड कर दिया, हेड ऑफिस को कैश सेंड कर दिया है ब्रांच ने 25,000 रुपीज़। और कितने उसने अपने पास एक्सपेंसेस की अभी बात करेंगे, और रेस्ट ऑफ द बैलेंस अभी भी उसके पास होगा तो वो क्लोजिंग बैलेंस में निकल जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखी है। एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच। अब देखो ब्रांच अगर अपने खर्चे खुद करेगा तो वो कहाँ से करने वाला है, जो भी उसके पास ब्रांच का बैंक अकाउंट है, जो भी कैश सेल्स है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स है, उसी से ही वो अपने एक्सपेंसेस मीट कर रहा है इन रिगार्ड्स ऑफ सैलरीज, वेजेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये दोनों एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस हैं तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में भी आएंगे और ब्रांच बैंक अकाउंट में भी आएंगे। तो ब्रांच अगर अपने खर्चे खुद कर रहा है तो ब्रांच बैंक अकाउंट का नाम आएगा एक्सपेंसेस में, क्योंकि कोई भी एक्सपेंस होते हैं तो वो डेबिट में शो होंगे। वेजेस एंड सैलरीज के लिए 400 रुपीज़, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए 200। सो टोटल 600 रुपीज़ एक्सपेंसेस हुए। दैट इज़ पेड बाय द ब्रांच इटसेल्फ। तो वो ब्रांच बैंक अकाउंट में, उधर ब्रांच एक्सपेंसेस में डेबिट में शो हुआ था तो ब्रांच बैंक अकाउंट में क्रेडिट में शो होगा, क्योंकि ब्रांच के बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है, मतलब कि ब्रांच के बैंक अकाउंट से पैसा निकल रहा है, तो डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट में शो होगा बाय ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। वेजेस सैलरीज 400, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 200 इनर कॉलम में लिखकर बाहर आउटर कॉलम में 600 आ जाएंगे। और किस नेम से आएगा, ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से। ब्रांच एक्सपेंसेस में ब्रांच बैंक के नाम से और ब्रांच बैंक में ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से। रेस्ट इसका नेक्स्ट उन्होंने बता रखा है एंट्रीज की रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस पेड बाय द हेड ऑफिस। अब रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस के लिए हेड ऑफिस ने कैश सेंड किया है ब्रांच को, तो ये एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने खुद किए हैं, तो ये हम ब्रांच एक्सपेंसेस में डायरेक्ट लिख सकते हैं टू कैश और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हेड ऑफिस अगर खुद कर रहा है डायरेक्टली तो टू कैश और टू बैंक अकाउंट आ सकता है। तो ये हमने उसकी अमाउंट लिख दी। इसका जो भी बैलेंस होगा दैट इज़ ट्रांसफर टू एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हमने डेबिट का टोटल किया 1800 एंड 1800 इज ट्रांसफर टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और बैंक अकाउंट का भी हम देखो डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट की ये दोनों आइटम माइनस करके हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा कि ब्रांच के बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है बाय बैलेंस CD 4000 रुपीज़। ठीक है। और स्टॉक अकाउंट भी हमने बनाया था, तो स्टॉक अकाउंट का अगर कभी भी कोई बैलेंस निकलता है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो बैलेंस क्रेडिट में निकलता है, दैट बैलेंस इज कॉल्ड बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, दैट इज़ नॉर्मल लॉस और नॉर्मल वेस्टेज और नॉर्मल स्पॉइलेज। लेकिन अगर क्रेडिट साइड का टोटल आता है ज़्यादा तो डेबिट के आइटम माइनस करके बैलेंस हम लिखते हैं टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, दैट इज़ सरप्लस, नॉर्मल सरप्लस।
तो लेकिन इसमें टोटल मैच हो रहा है हाँ नहीं टोटल मैच नहीं हो रहा, अभी क्लोजिंग स्टॉक पेंडिंग आई थिंक। देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है। यस, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, ब्रांच स्टॉक एट कॉस्ट, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। तो क्लोजिंग बैलेंस हमने यहाँ मेंशन किया बाय बैलेंस सीजी, ये भी एट इनवॉइस प्राइस पे होना चाहिए था, बट एट कॉस्ट पे है तो हम इसे इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करेंगे। तो कॉस्ट 3744 को हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट के बेस से डिवाइडेड बाय 100, और हमने फाइंड आउट करना है इनवॉइस प्राइस, तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे इनवॉइस प्राइस का बेस 125, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4680। मैंने पहले ही बताया था ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का जो भी प्रॉफिट होता है दैट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू स्टॉक रिजर्व। तो क्लोजिंग स्टॉक का अगर हमें प्रॉफिट डिलीट करना है तो इधर हम क्रेडिट में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, उसका प्रॉफिट हम डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस सीडी विद सेम नेम। ठीक है, तो 4680 माइनस 3744 करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 936 रुपीज़। और आप इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 4680 इज़ द इनवॉइस प्राइस, सो डिवाइडेड बाय इनवॉइस प्राइस बेस इज़ 125 इंटू प्रॉफिट बेस इज़ 25। प्रॉफिट फाइंड आउट करना, वो मल्टीप्लाई में रख दिया हमने 936, तब भी आ जाएगा। और ये प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट होगा दैट शुड बी ट्रांसफर टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये हमने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में 936 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए। स्टॉक रिजर्व का जो टोटल है वो ऑलवेज डेबिट एंड क्रेडिट का मैच करेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट था वो भी हमने ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र किया था, क्लोजिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो भी हम ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपोजिट साइड में, तो इसका टोटल हमेशा मैच करेगा। लेकिन स्टॉक अकाउंट का अगर कोई भी बैलेंस आता है दैट इज़ ट्रांसफर टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर डेबिट साइड ज़्यादा हुई जैसे मैंने पहले बताया था तो क्रेडिट साइड में बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट नॉर्मल वेस्टेज निकलेगी, लेकिन अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ तो डेबिट में निकलेगा टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, सरप्लस निकलेगा नॉर्मल। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच कर रहा है, तो इट कैन ऑल्सो भी हैपन, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये सारे अकाउंट्स बना लिए हैं, बट एक लास्ट अकाउंट पड़ा है हमारा दैट इज़ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जहाँ जहाँ आपने ब्रांच एडजस्टमेंट का नेम लिखा है उसकी अपोजिट साइड एंट्रीज ब्रांच एडजस्टमेंट में होती चली जाएंगी लाइक दिस। देखिए स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्टॉक में कहीं भी ब्रांच एडजस्टमेंट का नेम नहीं आया था, कोई नॉर्मल लॉस नॉर्मल सरप्लस नहीं था। ठीक है, स्टॉक रिजर्व में देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट का नाम आया 2250, इधर डेबिट में है तो उधर हम क्रेडिट में लिखेंगे विद दिस नेम ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट लाइक दिस 2250। फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे आया है क्रेडिट में, तो अब हम डेबिट में लिखेंगे एडजस्टमेंट में विद स्टॉक रिजर्व अकाउंट 936। अब देखिए एडजस्टमेंट का नाम आया है गुड्स सेंड टू ब्रांच में 4500 डेबिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच 4500, और ब्रांच एडजस्टमेंट का नाम आया है क्रेडिट में 90 रुपीज़ से, तो हम डेबिट में लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच 90 रुपीज़। ये देखिए 90 रुपीज़ डेबिट में और 4500 क्रेडिट में गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब एक्सपेंसेस में इधर डेबिट में आया ब्रांच एडजस्टमेंट, तो एक्सपेंसेस का नेम किस में लिखेंगे, डेबिट में अपोजिट साइड में लिखते हैं 1800 रुपीज़। अब अगर डेबिट साइड ज़्यादा हुई तो लॉस निकलता है दैट इज़ ट्रांसफर टू जनरल P&L, और हम क्रेडिट में लिख देते हैं बाय जनरल P&L नेट लॉस। लेकिन अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्योंकि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज इक्वलेंट टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो डेबिट में एक्सपेंसेस होते हैं क्रेडिट में इनकम्स होती हैं। सो इनकम साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड माइनस करके प्रॉफिट निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से, और दैट इज़ ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट। होप यू अंडरस्टूड द स्टॉक एंड डेटर सिस्टम।
ये हमने स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का बहुत सिंपल क्वेश्चन किए हैं, जिसमें हमने गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस टू दी ब्रांच बाय दी हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड कर रहा है एट इनवॉइस प्राइस पे, और हम अकाउंटिंग एंट्रीज भी कर रहे हैं इनवॉइस प्राइस पे और विद द नॉर्मल लॉस और वेस्टेज, तब इसमें ये अकाउंट बनते हैं। और इसमें हम एक न्यू चीज़ और सीखी है कि अगर ब्रांच अपने खर्चे खुद मीट करता है तो ब्रांच बैंक अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर ब्रांच अपने खर्चे खुद मीट नहीं कर रहा है, कोई भी कैश कलेक्ट होती है या कोई भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, वो हेड ऑफिस ही सेंड करता है। तो जो भी कैश सेल्स है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स है, उन दोनों की जगह पे हम वो दोनों ही डायरेक्टली सेंड हो जाते हैं हेड ऑफिस को। तो आप उनकी जगह पे बाय कैश लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको ब्रांच बैंक अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। होप यू अंडरस्टूड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस। थैंक यू, बाय बाय।